बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत काव्य खंड में चैप्टर नंबर 6। यह है दंतुरित मुस्कान, जो कि कविता है और इसके कवि हैं नागार्जुन। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस पाठ का सारांश। तो बच्चों, आप ध्यान दें, ये है आपके यह दंतुरित मुस्कान पाठ का सारांश। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने एक बच्चे की मुस्कान का बड़ा ही मनमोहक चित्रण किया है। कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति होती है कि वह किसी मुर्दे में भी जान डाल देती है या डाल सकती है। कवि के अनुसार एक बच्चे की मुस्कान को देखकर हम अपने सब दुख भूल जाते हैं और हमारा अंतःमन प्रसन्न हो जाता है। बच्चे को धूल में लिपटा घर के आंगन में खेलता देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी झोपड़ी में कमल खिला हो। कवि ने यहाँ बाल अवस्था में एक बालक द्वारा की जाने वाली नटखट और प्यारी हरकतों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे जब कोई बालक किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता है तो उसे सीधी नज़रों से नहीं देखता, लेकिन एक बार पहचान लेने के बाद वो उससे टकटकी लगाकर देखता रहता है। आगे दूसरी कविता है आपकी फसल। तो फसल कविता में ध्यान दें आप। फसल कविता में कवि ने किसानों के परिश्रम एवं प्रकृति की महानता का गुणगान किया है। उनके अनुसार फसल पैदा करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, इसमें प्रकृति एवं मनुष्य दोनों का तालमेल लगता है। बीज को अंकुरित होने के लिए धूप, वायु, जल, मिट्टी एवं मनुष्य के कठोर परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर फसल पैदा होती है। तो बच्चों, ये था यहाँ पर दोनों कविताओं का सारांश। इसके बाद बच्चों, आइए जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों, आप ध्यान दें, यहाँ पर ये है इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और इन्हें अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर ये है आपका उत्तर। दंतुरित का अर्थ है बच्चे में पहली बार दांत निकलना। बच्चों की दंतुरित मुस्कान बड़ी मोहक होती है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। बांस और बबूल जैसी कठोर प्रकृति वाले कवि को लगा कि उसके आसपास शेफालिका के फूल झरने लगे हैं। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया। तो बच्चों, ये था यहाँ पर आपकी कविता का पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। तो आप उत्तर लिखेंगे, बच्चे और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। बच्चे अबोध होते हैं, बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है, लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी होती है। दूसरा अंतर होगा, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वे तो बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरना जानते हैं। बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं, जबकि बड़ों के मुस्कुराने की खास वजह होती है। नंबर तीसरा अंतर क्या होता है, बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों की मुस्कान वैसा आकर्षण नहीं रखती। इसके बाद बच्चों, तीसरा प्रश्न आपके लिए, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। आप उत्तर लिखेंगे, कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे निम्नलिखित हैं। पहला, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है, मृतक में भी जान डाल देती है बच्चे की मुस्कान। और दूसरा लिखेंगे आप, कवि ने बालक की मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है, जो कि तालाब में न खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहे हैं। यानी कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। इस प्रकार से आपने देखी थी ना लाइनें कविता की। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि तालाब में न खिलकर जो कमल हैं वो मेरी झोपड़ी में आ खिले हैं। और तीसरा यहाँ पर, बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण यानी कि पत्थर हृदय भी पिघल कर जल बन जाएगा। यहाँ पर आपने देखा था ना कविता में, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और आगे कवि कहता है, कवि बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूल से करता है। झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, देखा था ना आपने लाइनों में। इस प्रकार से आप उत्तर लिखते जाएंगे। बच्चा जब तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुराता है, कवि को लगता है वह उनके प्रति स्नेह प्रकट करता है।
तो जैसे कि आपने कविता की लाइनों में देखा था, देखते तुम इधर कनकी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। तो बच्चों आप इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर आपके लिए चौथा प्रश्न, और इसमें पूछा गया है 4.1 क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देख सकते हैं आप, चौथे प्रश्न का पहला भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है कविता की लाइन दे रखी है आपके लिए, आप इसका भाव जो है स्पष्ट करेंगे। कैसे? यहाँ पर लाइन पढ़े पहले, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे आप। प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं। कवि ने यहाँ बच्चे की सुंदर मुस्कान की तुलना कमल के फूल से की है। बच्चे की हंसी को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल अपना स्थान परिवर्तित कर तालाब के स्थान पर इस झोपड़ी में खिलने लगे हैं। आशय यह है कि बच्चे की हंसी को देखकर मन में बहुत उल्लास होता है। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है आपके लिए। यहाँ पर 4.2 में आप देख सकते हैं, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल। तो आप उत्तर लिखेंगे। इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? इसका भाव, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कोई भी कठोर हृदय जल के समान पिघल जाए। बच्चे के स्पर्श से बाँस और बबूल जैसे कांटेदार वृक्ष से भी फूल झरने लगते हैं। भावहीन और संवेदना शून्य व्यक्तियों में भी सुख, आनंद और वात्सल्य का रस संचार हो जाता है। उसी प्रकार बच्चे का स्पर्श पाकर कभी कभी नीरस मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित यहाँ पर आपके लिए प्रश्न दिए हुए हैं। आप इन्हें भी पढ़ें, याद करें और अपनी नोटबुक में लिखें। पहला प्रश्न है, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। आप उत्तर में लिखेंगे, मुस्कान और क्रोध मानव स्वभाव के दो अलग अलग रूप हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। इनसे वातावरण भी प्रभावित होता है। पहली बात ये आप यहाँ पर से देख सकते हैं, मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ता है? निश्चल तथा प्रेमपूर्ण मुस्कान किसी के भी हृदय को मुग्ध कर सकता है। यह मन की प्रसन्नता का प्रतीक है। मुस्कान कठोर एवं भावशून्य हृदय वाले को भी कोमल और भावयुक्त बना देती है। इसमें पराये को भी अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता होती है। दूसरा है क्रोध। तो क्रोध के बारे में, क्रोध व्यक्ति के मन में चल रही असंतोष की भावना है। क्रोध से चेहरा भयानक, मन अशांत और वातावरण तनावयुक्त बन जाता है। क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनशील हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आप इस प्रश्न का जो है उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद है आपके लिए अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ पर उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि बच्चों के दांत मुख्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल में आने लगते हैं। कई बार इससे कम या अधिक समय भी लग जाया करता है, परंतु यहाँ माँ के उंगलियों के मधु फर्क करा रही है। अतः बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। बच्चा अपनी निश्चल दंतुरित मुस्कान से सबका मन मोह लेता है। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न आपके लिए, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आप लिखेंगे, कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा अपरिचित थे। इसी कारण बच्चा उसे एकटक देखता रहता है। बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़ रखी थी और अपलक कवि को निहार रहा था। बच्चा कहीं देखते देखते थक न जाए ऐसा सोचकर कवि अपनी आंखें फेर लेता है, किंतु बच्चा उसे तिरछी नज़रों से देखता है। जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो बच्चा मुस्कुरा देता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को अच्छी लगती है। उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसके झोपड़े में खिल उठे हैं। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, पाठ्येतर सक्रियता से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और प्रश्न है पहला, कै। आप जब भी किसी बच्चे से पहली बार मिलें तो उसके हाव भाव, व्यवहार आदि को सूक्ष्मता से देखिए और उस अनुभव को कविता या अनुच्छेद के रूप में लिखिए।
तो उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं या अपने ढंग से भी आप लिख सकते हैं। तो हम आपको यहाँ पर उत्तर बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से लिखें। आप लिखेंगे कविता बच्चे के बारे में, कविता शिशु। फिर भी तुम कितने सुंदर हो कि सुंदरता की प्रतिमूर्ति हो। धूलि धूसरित अंग तुम्हारे, वस्त्रहीन अंग तुम्हारे निश्चल हो। तुम ऐसे लगते सौम्यता की प्रतिमूर्ति हो। किलकारी भरते आंगन में, प्रसन्नता भरते हर कोने में। घुटरुन चलते ऐसे लगते तुम कृष्णा की प्रतिमूर्ति हो। पानी में तुम छप छप करते, रजकणों से तुम खेला करते। देख छवि खुश हो, माँ कहती तुम चंचलता की प्रतिमूर्ति हो। तो इस प्रकार से बच्चों आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कविता के माध्यम से या कविता के रूप में। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है एनसीईआरटी द्वारा नागार्जुन पर बनाई गई फिल्म देखिए। तो आप बच्चों इस फिल्म को आप स्वयं देखें और उत्तर में आप क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तर जो है जो फिल्म में जो कुछ कहानी होगी उसके बारे में आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हम इस यहाँ पर जो है कुछ नहीं कर सकते। आपके अध्यापक चाहें तो आपको फिल्म दिखा सकते हैं। एनसीईआरटी में जो नागार्जुन पर बनाई गई फिल्म है उसे आप अपने अध्यापकों से कहें और उन्हें कहें कि वे आपको इस फिल्म को दिखाएं। इसके बाद बच्चों अगला है यहाँ पर आपकी जो दूसरी कविता थी, कविता का नाम था फसल। और फसल से संबंधित कुछ प्रश्न आपके लिए यहाँ पर। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो आप उत्तर लिखेंगे कवि के अनुसार नदियों के पानी का जादू, मनुष्यों के श्रम का परिणाम और पानी मिट्टी धूप हवा का मिला जुला रूप फसल है। फसल में मिट्टी के गुणधर्म, सूर्य की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन है। तो इस प्रकार से बच्चों आप जो है पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? आप उत्तर लिखेंगे फसल को उपजाने के लिए निम्न आवश्यक तत्व हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला है नदियों का पानी, दूसरा कृषकों द्वारा किया गया परिश्रम और तीसरा है विविध मिट्टी के गुण तत्व, चौथा सूर्य का प्रकाश, पांचवा निरंतर बहती हुई हवा। उक्त सभी की उपस्थिति से फसल का अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? आप उत्तर लिखेंगे यद्यपि फसल नदियों के पानी, प्रकाश, हवा, मिट्टी के तत्वों का परिणाम है, तथापि यह मनुष्यों के हाथों के चमत्कार तथा उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप फलती है। मनुष्य के परिश्रम के बिना फसल अपना रूप ग्रहण नहीं कर सकती। मनुष्य के हाथों के परिश्रम से ही फसल का उगना और फलना फूलना संभव है। इसी कारण कवि ने फसल को मनुष्यों के श्रम की गरिमा और महिमा कहा है। इस प्रकार कवि ने मनुष्य के परिश्रम को विशेष महत्व दिया है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर चौथा प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। तो रूपांतरण है सूर्य की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है आपकी कविता की लाइनें और आपको इनका भाव स्पष्ट करना है। उत्तर में लिखेंगे आप भाव यह है कि फसल सूरज के प्रकाश में प्राकृतिक प्रक्रियाएं पूरी कर अपने लिए भोजन बनाती है और पुष्ट होती है, इसलिए कवि ने फसल को सूरज की किरणों का रूपांतरण कहा है। इसी प्रकार फसल के उगने और स्वस्थ रहने में हवा का भी उतना ही योगदान रहता है। फसल हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन ग्रहण करती है, इस प्रकार हवा संकुचित होकर पेड़ पौधों में प्रवेश करती है, फसल पूर्ण रूपेण विकास को प्राप्त होती है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आइए बात करते हैं यहाँ पर फसल से संबंधित कविता की रचना और अभिव्यक्ति में जो प्रश्न हैं उनका उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न है कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। दूसरा है वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है। और गह है यहाँ पर मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। और गह वाला प्रश्न है मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो आप बच्चों ध्यान दें, आप इन प्रश्नों का क्रमानुसार उत्तर लिखते जाएंगे। पहले का उत्तर होगा आपका जो कि आपका पहला प्रश्न है मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे।
कै वाला प्रश्न आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर। यह है आपका पहला प्रश्न। क्या है? मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, मिट्टी में अनेक आवश्यक तत्व हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति के लिए आवश्यक हैं। उन आवश्यक तत्वों को फसल मिट्टी से ग्रहण करती है और पुष्ट होती है। यही प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व मिट्टी के गुणधर्म हैं। इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे। अगला ख वाला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा, ख प्रश्न आपका है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह प्रभावित करती है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, प्रदूषण उत्पन्न करती हुई हमारी वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित कर रही है। साथ ही फसल में उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी अपने प्राकृतिक गुणधर्म से रहित होती जा रही है। इसके अतिरिक्त फैक्ट्रियों से निकला हुआ प्रदूषित पानी मिट्टी के गुणधर्म को पूरी तरह नष्ट कर रहा है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला है गै वाला, जो है गै वाले प्रश्न का उत्तर है कि आपका पहले देख लेते हैं गै वाला प्रश्न क्या था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका प्रश्न था, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? तो आपके लिए प्रश्न था, आइए जान लेते हैं यहाँ पर उत्तर। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वनस्पति चक्र समाप्त होने पर संपूर्ण जीवधारी समाप्त हो जाएंगे। संपूर्ण जीवधारी किसी न किसी प्रकार वनस्पति पर निर्भर हैं और वनस्पति मिट्टी के गुणधर्म पर निर्भर है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, जो कि घ वाला प्रश्न है, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? तो आइए जान लेते हैं यहाँ पर उत्तर। मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हम भूमिका इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी भूमिका। पहला, मिट्टी के गुणधर्म को दुष्प्रभावित करने वाले कारकों को जानें और उन्हें रोकने का प्रयास करें। दूसरा है, धरती का सौंदर्यीकरण करें, पेड़ लगाएं और पेड़ों का संरक्षण करें। यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे धरती का सौंदर्यीकरण। उसके बाद होगा तीसरा है, प्रकृति का संतुलन न बिगड़ने दें, प्रदूषण के कारणों को ना बढ़ने दें। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर पाठ्येतर संक्रिया से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं यहाँ पर आप उन्हें एक बार पढ़ेंगे और उनका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न है पहला, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा आपने किसानों की स्थिति के बारे में बहुत कुछ सुना, देखा और पढ़ा होगा। एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था के लिए आप अपने सुझाव देते हुए अखबार के संपादक को पत्र लिखिए। तो आप उत्तर में लिखेंगे बच्चों, आप किस प्रकार से अखबार के संपादक को पत्र लिखेंगे। आइए उत्तर में जान लेते हैं। आप इस पत्र को अपने पास नोट कर लें, ताकि आपसे यदि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न तो आप इसे याद भी कर सकते हैं और उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, जैसे कि सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, नई दिल्ली। आप अमर उजाला भी लिख सकते हैं, नई दिल्ली की जगह उत्तराखंड लिख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश लिख सकते हैं। आप यहाँ पर अपने राज्य का नाम लिखेंगे। इसके बाद विषय होगा, सुदृढ़ कृषि व्यवस्था के संबंध में अपना सुझाव देने हेतु विषय लिखेंगे आप इसी प्रकार से। इसके बाद लिखेंगे, महोदय निवेदन है कि मैं आपके लक्ष्य लब्ध प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से देश की निरंतर चरमराती कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देना चाहता हूँ। कृषि के लिए नीति निर्धारित करने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधि इस पर विचार कर इसे कार्यान्वित करें, ऐसी आशा मुझे है। हमारे देश की लगभग 76, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 76%, 76% जनता कृषि पर निर्भर है। देश का भविष्य भी प्रायः कृषि पर निर्भर है, किंतु चरमराती कृषि व्यवस्था के कारण वर्षानुवर्ष कृषि उत्पादन कम होता जा रहा है। कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमें खाद्य पदार्थों के लिए दूसरे देशों की तरफ ताकना पड़ रहा है। ऐसी बिगड़ती कृषि स्थिति के जिम्मेदार तत्वों को समाप्त करने की जरूरत है। अगर देश की रीढ़ कृषक ही टूट गए तो दूसरे कब तक हमें अनाज देते रहेंगे। संकट से उबरने के लिए कृषकों के सहज नीति प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वह शोषित भी न हो और सम्मानित भी हो। कृषक के लिए कृषि संबंधी साधनों को जुटाना, सिंचाई की समुचित व्यवस्था, उन्नत बीज की व्यवस्था के साथ साथ फसल बीमा प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। सहज प्रक्रिया के अंतर्गत सस्ते ब्याज पर ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा होने पर
कृषक समुदाय आत्मसम्मान का अनुभव करता हुआ कृषि को उन्नत व्यवसाय समझकर प्रफुल्लता से कार्य में संलग्न होगा। और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि अपने समाचार पत्र में इस पत्र को प्रकाशित कर मुझे अनुग्रहित करेंगे। और फिर उसके बाद लिखेंगे आप बहुदीय आलोक मौर्य, जैसे यहाँ पर लिखा है आप अपना नाम लिखें, लखनऊ उत्तर प्रदेश लिखा है, आप अपने शहर का, अपने कस्बे का नाम लिखें। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 सितंबर, तो आप जिस तारीख को लिखेंगे उस तारीख की डेट लिखें। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि आप किस प्रकार से यह पत्र लिखेंगे। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करें और इसी तरह से लिखें ताकि आपको परीक्षा के समय अच्छे से इसमें जो है नंबर मिल सकें। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ख है, फसलों के उत्पादन में महिलाओं के योगदान को हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व क्यों नहीं दिया जाता, इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं से लिखेंगे और इस बारे में चर्चा भी स्वयं करेंगे। तो बच्चों ये था यहाँ पर, इस प्रकार से हमने आपको बताया यह दंतुरित मुस्कान पाठ और फसल जो यहाँ पर दूसरी कविता थी उसके प्रश्न उत्तर आपको बताए। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।